नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम लोग हमारे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर आपको भारतीय संविधान का भाग जो फर्स्ट है वो आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इसके वीडियो आपके अपने इस YouTube चैनल पर क्रमबद्ध ढंग से अवेलेबल है। तो उन सारे वीडियो को अगर आप क्रमिक ढंग से अगर देखते हो तो आपको संविधान का जो भाग फर्स्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं रहेगा। हमने उस पर कई सारे वीडियो बनाए हैं, तब जाकर के हमारा ये जो भाग फर्स्ट है ये कंप्लीट हुआ है। आज हम उसी जो भाग फर्स्ट जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक उसमें समाहित हैं, उसी भाग फर्स्ट जो हमने पढ़ा दिया है आपको, उसी भाग फर्स्ट पर आधारित कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। और आज की अपनी इस क्लास में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आपको भी इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है और कोशिश करनी है इनको हल करने की, ताकि आपने जो हमारे इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी या अन्य कहीं भी सोर्स से, कहीं भी बुक से, अगर आपने भारत के संविधान का जो भाग फर्स्ट अगर पढ़ा है तो उस पढ़े हुए को आप जांच सकते हैं, परख कर सकते हैं, स्व आकलन कर सकते हैं हमारे इन प्रश्न के माध्यम से। तो अब हम बिना समय गवाए ही हम हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। और ये जो प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छे से मतलब पूरी तैयारी के साथ बनाए हुए हैं। और उनमें कठिनाई लेवल को भी आज के पैटर्न के हिसाब से ही इसमें शामिल किया गया है। तो आप जरूर से कोशिश करें इन प्रश्नों को हल करने की, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद फर्स्ट है, उस अनुच्छेद फर्स्ट के भी भाग फर्स्ट में क्या उल्लेखित है, ये हमारा पहला प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट के भी भाग फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है भारत दैट इज इंडिया, फिर आगे सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ आपको मिलेगा। इंग्लिश का जो वर्जन है भारतीय संविधान का उसमें, तो मैंने जो इंग्लिश वाला जो सेंटेंस था उसको मैंने आगे हिंदी में इसको लिख दिया है। जो हम यूनियन ऑफ स्टेट्स जो इंग्लिश वाला है उसी को मैंने हिंदी में लिखा है राज्यों का संघ। तो आपको किसी प्रकार का मतलब भ्रम नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है भारत दैट इज इंडिया, राज्यों का संघ होगा। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन है इंडिया दैट इज भारत, फिर सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ, भारत और इंडिया, फिर आगे राज्यों का संघ, यानी चारों ऑप्शन में ये तो ठीक है। अब ये हमें देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो आपके हिसाब से क्या इसका आंसर आना चाहिए? तो आपको भी इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, पूरी एकदम सोच समझ करके बहुत अच्छे से हमने इन प्रश्नों को तैयार किया है। और हो सकता है कि कोई आपके इन प्रश्नों से आपकी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें उनमें भी हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बड़े हेल्पफुल रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। कोई आ भी सकता है, कोई इसी से संबंधित कोई पूछा जा सकता है जहां पर ये प्रश्न आपकी हेल्प करेंगे। तो आप जरूर से इनको ट्राई करें। तो आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश जो हमारे भारतीय संविधान का जो इंग्लिश वर्जन है उसमें साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि ऑफिशियली औपचारिक जो नाम है वो है इंडिया, और इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर कोई ये पूछे कि भारत का ऑफिशियल नाम क्या है, आधिकारिक नाम क्या है, औपचारिक नाम क्या है, कानूनी नाम क्या है, तो चूंकि इस वाली लाइन में आपने देखा इंडिया पहले है, तो इंडिया भारत का ऑफिशियल नाम है, औपचारिक नाम है।
तो यहाँ लिखा हुआ भी है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, तो भारत बाद में आ रहा है, इंडिया पहले आ रहा है, तो इंडिया ऑफिशियल नाम है, आधिकारिक नाम है। तो इसमें ऑप्शन बी, इंडिया दैट इज भारत, ये सही है। अब हम प्रश्न दो की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दो क्या कह रहा है? प्रश्न दो को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, करना है। आप एक बार इस वीडियो को आप पॉज करके भी आप इस प्रश्न को ट्राई कर सकते हैं आपके हिसाब से। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथन है, अपने ये तीन कथन दिए हुए हैं, उन कथनों पर विचार करना है और फिर इनमें से सत्य कथन आपको छांटना है। पहले कथन को पढ़ रहे हैं कि भारत में संसद के पास राज्यों की, प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनना है। भारत में संसद के पास राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन की अनन्य शक्ति है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है, हमने पढ़ लिया। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को उसे संबंधित राज्य के पास राय के लिए भेजना राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसे जो शब्द आते हैं उनको बड़ा ध्यान से देखना होता है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य के नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को, ठीक है, संबंधित राज्य के पास राय के लिए भेजना राष्ट्रपति की स्विवेकाधीन शक्ति है। ये तीन स्टेटमेंट है। अब इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के पश्चात इसका सही आंसर मतलब क्लिक करने के लिए आप इस वीडियो को एक बार रोक दें, फिर थोड़ा सा आप खुद सोचें और फिर अपने हिसाब से आप मतलब टिक करें कि हाँ मेरे हिसाब से ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा, और फिर वीडियो को दोबारा से आप स्टार्ट करें जहां से पहुंच किया वहां से, और फिर इसका आप उत्तर देखें। ऐसे करने से क्या होगा कि आप अच्छे से मतलब इन प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना तो बस ऐसे ही लगेगा कि बस हमने प्रश्न कर लिए, खाना पूर्ति सी हो जाएगी, उसका कोई फायदा आपको, जो परीक्षा हॉल में जो प्रेशर होता है, जो जब हम प्रश्न करने जाते हैं, तो उस प्रेशर को अगर आपको यहाँ महसूस करना है तो आप इस ढंग से आप इन प्रश्नों को हल करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ, कि इस तरीके से अगर हम प्रश्न करेंगे और आपके प्रश्न अगर सही हो रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और ज्यादा बढ़ेगा। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आना चाहिए। कि पहला तो क्या कह रहा है कि अनन्य शक्ति, अनन्य शक्ति का मतलब एक ऐसी पावर है जो केवल संसद के ही पास है। कौन सी पावर? कि राज्यों की सीमाओं को बदलना है और उनके नाम को बदलना है। इस सीमाओं को बदलना हो, नाम को बदलना हो, क्षेत्र को बदलना हो, ये कह रहा है ये इसकी जो ये जो काम करने की जो पावर है, वो पावर केवल और केवल संसद के पास है। इसलिए हमने इसमें यूज किया है अनन्य, एब्सोल्यूट पावर, कि केवल संसद के पास है। राज्य के विधानमंडल राज्यों के नाम में, उनकी सीमाओं में, उनके क्षेत्र में परिवर्तन के मामले में कुछ नहीं कर सकती। जब कोई नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य को दो राज्यों में बांटना हो, किसी राज्य का क्षेत्र लेकर के किसी दूसरे राज्य से जोड़ करके नया राज्य बनाना हो, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सारे काम संसद कर सकता है, राज्य का विधानमंडल नहीं कर सकता। तो एकमात्र अनन्य शक्ति का मतलब है कि एकमात्र जो पावर है वो संसद के ही पास है। संसद ही कर सकती है, किसी राज्य को खत्म कर सकती है, कोई नया राज्य बना सकती है। तो ये कथन तो ठीक है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को उसे संबंधित राज्य के पास राय के लिए भेजना राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। आपने अनुच्छेद 3 पढ़ा होगा। अनुच्छेद 3 के जो परंतुक में लिखा हुआ है कि ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि जब भी आप कोई नया राज्य बनाने जाते हैं और उस नया राज्य बनाने से जिन जिन राज्यों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उन संबंधित राज्यों के पास वो जो विधेयक है नया राज्य बनाने वाला, वो विधेयक उनके पास आपको भेजना होगा, उनकी राय जानने के लिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। संविधान में केवल यू शब्द है, तो आपको वही काम में लेना है कि आप उनका यू जानने के लिए उनके पास वो विधेयक भेजते हैं। तो ये राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी है, ये ठीक है। ये जो कह रहा है ना
कि ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, कि राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को संबंधित राज्य के पास राय जानने के लिए भेज सकता है, चाहे तो नहीं, ऐसा नहीं है। खुद उसके अनुच्छेद 3 के परंतुक में लिखा हुआ है भेजना ही होगा। आप ऐसे थोड़ी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, परंतु कह रहा है ये संविधान में लिखा हुआ तो आपको भेजना ही पड़ेगा। तो ये स्वयं विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो केवल एक और दो, ये दोनों सही है। हम तीन की ओर बढ़ते हैं। तीन को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये वही कथन है, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपको। राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया। संबंधित विधेयक पर राज्य विधानमंडल की राय, संबंधित विधेयक पर राज्य विधानमंडल की राय संसद के लिए अनिवार्य होती है। अनिवार्य लिखो या आप लिख सकते हो बाध्यकारी भी लिख सकते हो, बाध्यकारी होती है। तीसरा, यदि राज्य निर्धारित समय अवधि में विधेयक को नहीं लौटाता है उस पर विचार विमर्श करके, तो विधेयक की वापसी तक राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तीन स्टेटमेंट है। इन तीन स्टेटमेंट का मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूं ताकि ऑप्शन आपको दिख जाए। अब आप वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, और अपने मन में आप तय कर लें कि मेरे हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। और फिर वीडियो को दोबारा से चालू करें तो आप ये देखें कि क्या जो मैंने मन में अपने जो आंसर तय किया था वो मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच करता है। तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा अपन इसके डिटेल को भी देख लेते हैं। राज्य के निर्माण व राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, यहाँ ये ध्यान रखना है अनुमति शब्द है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, बाकी तो ठीक है। राष्ट्रपति का तो इसमें रोल है, लेकिन राष्ट्रपति का रोल इस बारे में है कि राष्ट्रपति रिकमेंड करता है, मतलब सिफारिश। अगर यहां सिफारिश वर्ड होता तो ये बात सही हो जाती। ये ध्यान रखना, मैंने उस इसका एक अलग वीडियो भी अपन ने खूब इसको डिटेल से पढ़ाया है। यहाँ सिफारिश के अलावा कोई भी अगर वो शब्द देता है कि अनुमति लेगा, परमिशन लेगा, एडवाइज लेगा, ये वो ऐसा, किसी पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि ये सब संविधान में लिखा हुआ है, ये है कि नहीं है। तो यहाँ अनुमति है, अनुमति परमिशन थोड़ी है। वहां तो लिखा हुआ है कि सिफारिश, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही नए राज्य को बनाने वाला विधेयक संसद में रखा जा सकता है। पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ेगी, यहाँ अनुमति दिया हुआ है तो गलत कर दो। संबंधित विधेयक पर राज्य विधानमंडल की राय संसद के लिए बाध्यकारी होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। आपको तो उस नया जो जो नया राज्य बनाने जा रहे हो उससे जो भी राज्य प्रभावित हो रहा है, किसी ना किसी राज्य का कोई न कोई क्षेत्र आपने काटा होगा, अलग किया होगा, तो जिस भी राज्य पर असर पड़ रहा है उससे आपने राय ली है बस। वो राय आप मानो नहीं मानो ये आपके ऊपर है, वो राय आपके लिए बाध्यकारी नहीं होती, ये साफ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 का जो परंतुक है वो इस बारे में साफ स्पष्ट कहता है कि वो राय आपके लिए बाध्यकारी नहीं होती। तो अनिवार्य वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये कह रहा है कि यदि राज्य निर्धारित समय अवधि में विधेयक को नहीं लौटाता, मान लो राष्ट्रपति जी ने कहा कि आपके पास 2 दिन का समय है, 2 दिन आप विचार कर लो। अब 2 दिन हो गए और उन्होंने विधेयक को विचार करके नहीं लौटाया, तो विधेयक की वापसी तक, अब मान लो राष्ट्रपति ने तो निर्धारित 2 ही दिन तय किया था कि 2 दिन का समय, आप इस पर जो भी आपको विचार विमर्श करना है, चर्चा करनी है कर लो, और जो भी आपकी इस पर जो राय है वो राय हमें भेज दो कि आप क्या सोचते हो, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्या है, आप अपनी राय भेज दो। ठीक है। अब मान लो 2 दिन का समय पूरा हो गया, इन्होंने अपनी राय नहीं भेजी, ये कह रहे हैं नहीं सर हम तो 5 दिन और लगेंगे। तो या फिर ये 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक अपनी राय नहीं भेजें, तो क्या राष्ट्रपति को रुकना पड़ेगा क्या
कि वो जब तक विधेयक लौट करके नहीं आता तब तक वो संसद में पेश नहीं किया जाएगा। नहीं, ध्यान रखना, आपको यहां पर आके कंफ्यूज बहुत होते हैं। जो राष्ट्रपति समय निर्धारित करता है विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए, उतने ही समय तक चाहे आप उस पर विचार विमर्श करके अपनी राय भेज दो तो ठीक, न भी भेजोगे तो बस उस अवधि तक राष्ट्रपति रुकेगा, उसके बाद में उस विधेयक को अपनी सिफारिश कर देगा। किस बात की? कि इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाए। तो इसका मतलब उस विधेयक की वापसी तक राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देने के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें लिखा हुआ था राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देने के लिए इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही समय अवधि पूरी होती है, बस समय अवधि पूरी होने तक इंतजार करना पड़ता है। समय अवधि के बाद में ऊपर अगर खुद राष्ट्रपति अवधि बढ़ाते हैं तो उस बढ़ी हुई अवधि तक आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन वो अवधि भी पूरी हो जाए फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। फिर राष्ट्रपति सिफारिश कर देगा सरकार को कि इस विधेयक को आप संसद में प्रस्तुत करें। तो यहां तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। चार, आप एक बार इन प्रश्नों को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के और किस तरह से पूरा सोच विचार करके प्रश्न बनाए हुए हैं। तो आप पूरी ईमानदारी से इन प्रश्नों को करने की कोशिश करें। चौथा प्रश्न है, यदि नए राज्य के गठन से अगर कोई, इस वही स्टेटमेंट है, यदि नए राज्य के गठन से, ठीक है, अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र का, ठीक है, कोई यूनियन टेरिटरी है उसका राज्य क्षेत्र प्रभावित होता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। अब ऐसे शब्द आते हैं ना, केवल है, अनिवार्य है, नहीं है, तो वहां पर आपको थोड़ा सोचना है, दिमाग लगाना है। वरना कई बार क्या होता है, आते आते हुए प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं और वो हमें बहुत औरों से बहुत पीछे कर देते हैं और हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम जो होल है ना, वहां आपका केवल ये ज्ञान ही टेस्ट नहीं हो रहा है, वहां पर आपका धैर्य भी टेस्ट हो रहा है। आप कितने अच्छे से चीजों को पढ़ते हैं, कितनी क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं, कितना सोचते हैं, ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं। कई बार बहुत तगड़ा ज्ञान होता है लेकिन आपसे वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपको कई चीजें आप जल्दबाजी में पढ़ गए तो एक दो प्रश्न आपसे वैसे ही गलत हो गया, हालांकि आप जो पास आउट हुआ उससे आपके पास ज्यादा ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का कुछ बटेगा नहीं। इसलिए आपको चीजों को ध्यान से, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ करके ही आंसर की ओर जाना है। तो देखो, ऐसे में राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि वह संघ राज्य क्षेत्र से भी राय ले। ठीक है, देखते हैं। यहाँ सब दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि वो संघ राज्य क्षेत्र से भी राय लेना। कब? जब कोई नया राज्य बनाया जाए और उस नया राज्य बनाने से किसी संघ राज्य क्षेत्र पर भी कोई असर पड़ रहा हो, वो प्रभावित हो रहा हो, तो उससे भी पूछना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। पहला कथन तो ये है। दूसरा है, राष्ट्रपति चाहे तो संबंधित विधेयक पर राय के लिए निर्दिष्ट जो समय अवधि है उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है, ठीक है, राष्ट्रपति संबंधित विधेयक पर राय के लिए निर्धारित अवधि को केवल एक बार ही और बढ़ा सकते हैं, बार बार नहीं बढ़ा सकते। ऑप्शंस आपके सामने हैं ही, केवल एक, एक और दो दोनों, एक, दो और तीन ये तीनों सही हैं, या केवल दो, यानी कि केवल दो नंबर का ही सही है। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है वो एक बार आप वीडियो पॉज करके आप अच्छे से सोच लें, अपने मन में तय कर लें, दिमाग में डिसाइड कर लें, और फिर वीडियो को चालू करके अपना चेक कर लें कि आपने जो सोचा था वो सही है कि नहीं है। तो चलो अपन करते हैं इसको। देखो, एक तो ये जो है ना, ये अनिवार्य नहीं है राष्ट्रपति के लिए, लिखा हुआ ही नहीं है। राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य केवल तब है जब कोई राज्य, कोई नया राज्य आप बना रहे हो, उस नए राज्य बनाने से किसी राज्य का, पहले से जो मौजूद राज्य का क्षेत्र अगर प्रभावित हो रहा है तो फिर ये अनिवार्य है। उस राज्य की विधानसभा से, उनके विधानमंडल से राय लेना अनिवार्य है। राज्य से, राज्य के विधानमंडल से राय लेना अनिवार्य है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र से अनिवार्य नहीं है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, परंतु में ये केवल और केवल इतना लिखा हुआ है कि राज्य से राय लेना है,
संघ राज्य क्षेत्र से राय लेना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि अगर नए राज्य बनाते वक्त अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र का कोई क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, कोई संघ राज्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, तो उस संघ राज्य क्षेत्र में चाहे भले ही विधानमंडल हो, जैसे पांडिचेरी है, तो पांडिचेरी में तो है, तो पांडिचेरी में विधानसभा है, तो क्या उससे हम राय लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। परंतु में तो केवल राज्य से ही पूछने की बात कही गई है कि राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदारी है, अनिवार्य है राष्ट्रपति को, कि अगर कोई राज्य प्रभावित होता है तो उस राज्य की विधानमंडल से आप पूछेंगे, राय लेंगे। ये नहीं है, तो इसको क्रॉस। राष्ट्रपति हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, परंतुक में साफ लिखा हुआ है। अगर आप अनुच्छेद 3 के परंतुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो विधेयक जिस पर राष्ट्रपति राय ले रहे हैं राज्य से, उस विधेयक पर जो राय लेने के लिए जो अवधि तय की है उन्होंने, उस अवधि को वो और भी बढ़ा सकते हैं। मान लो शुरुआत में उन्होंने कहा कि 5 दिन में आपको अपनी राय बतानी है, आप क्या सोचते हैं। अब उनको राष्ट्रपति को लगा नहीं, 5 नहीं, इनको 5 और दिन देते हैं, तो वो दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये सही है। राष्ट्रपति संबंधित विधेयक पर राय के लिए निर्धारित अवधि को केवल एक बार ही और बढ़ा सकते हैं, ये नहीं लिखा हुआ। केवल और केवल इतना लिखा हुआ है परंतुक में कि जो अवधि निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति जी, वो अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसे कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, 1 बार, 2 बार, 5 बार, कितनी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब नहीं लिखा हुआ है और फिर आप प्रश्न में पूछते हैं कि केवल एक बार ही और बढ़ाया जा सकता है, बार बार नहीं, इसका मतलब तो गलत है। कहाँ लिखा हुआ है कि केवल एक बार? उसमें तो ये है कि आप जो अवधि एक बार आपने शुरुआत में तय की थी उसको आप और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको कितनी बार बढ़ा सकते हैं संविधान में दिया हुआ नहीं। तो ये गलत है। तो केवल दो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कर रहा है? 5 नंबर कह रहा है कि मूल संविधान में स्टेटमेंट बेस्ड है। मूल संविधान में अनुच्छेद 3 की बातों को स्पष्ट करने के लिए शुरुआत में दो स्पष्टीकरण मौजूद थे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 3 में खंड ए से एफ तक के खंड दिए हुए हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि अनुच्छेद 3 का जो खंड डी है उसमें राज्य की सीमा में परिवर्तन की बात की गई है। वही है, इसका आपको सही आंसर देना है। तो देखते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 3 की बात को स्पष्ट करने के लिए शुरुआत में दो स्पष्टीकरण मौजूद थे, बिल्कुल गलत है। शुरुआत में कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं था। जब जब आगे जैसे जैसे नए राज्यों को बनाने की बातें आई, सीमा परिवर्तन की बातें आई, तो कुछ संवैधानिक कंफ्यूजन पैदा होने शुरू हो गए थे, क्लियरिटी नहीं हो पा रही थी। तो उस क्लियरिटी को, उस इस चीजों को स्पष्ट करने के लिए, उस भ्रम को दूर करने के लिए बाद में 18वें संविधान संशोधन से दो स्पष्टीकरण जोड़े गए थे। और इन स्पष्टीकरण के द्वारा चीजों को स्पष्ट किया गया था कि जो राज्य में क्या संघ राज्य क्षेत्र ही भी शब्द शामिल होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें इसमें जोड़ी गई थी। तो ये गलत है। अनुच्छेद 3 में ए से लेकर एफ तक के खंड हैं, ये भी गलत है। ए से लेकर के आप ई तक जाओगे, इतने टोटल खंड हैं, ABCDE, यानी टोटल 5 खंड हैं, 6 नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 3 का जो खंड डी है उसमें राज्य की सीमा में परिवर्तन की बात की गई है, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है एक काफी लंबा चौड़ा है, उसमें दो राज्यों को जोड़ करके किसी राज्य का कोई क्षेत्र निकाल के, किसी राज्य का कोई क्षेत्र निकाल करके, किसी टेरिटरी को किसी राज्य, वो ए में बात करता है। फिर वो आगे उस राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है, सीमा में परिवर्तन की बात करता है, नाम में परिवर्तन की बात करता है। इस तरह से ए से लेकर ई तक इसमें खंड है। और इसमें डी वाला है वो सीमा में परिवर्तन की बात करता है। तो ये भी गलत है, ये सही है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में केवल एक, एक और दो, केवल तीन। तो इसमें केवल तीन सही है, तो इसको अपन टिक कर देते हैं कि केवल तीन इज द राइट आंसर।
अब इसके आगे के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो हम इसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाय अनिल सर में। आप सभी जानते हैं कि आज की अपनी क्लास पीछे वाली क्लास का ही आगे हम बढ़ाएंगे। पीछे वाली क्लास में हमने 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस किया था जो कथन आधारित थे, जिनमें थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन उम्मीद है कि वो आपको क्लास पसंद आई होगी। तो उसी क्लास को अब कंटिन्यू आगे करेंगे। अब हम 6 नंबर जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपको मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये जितने भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये संविधान के भाग फर्स्ट पर आधारित हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आता है। साथ ही साथ में हमने केवल संविधान के उन 4 अनुच्छेदों पर ही आधारित प्रश्न नहीं बनाए, बल्कि हमने जो भारत की आज़ादी के बाद में जो भारत में जो पुनर्गठन का प्रोसेस चला, जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, अब फिर अलग अलग राज्यों के अंदर नई और राज्यों को बनाने की डिमांड्स उठी, उन सारे हिस्सों को भी हमने कवर किया है। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझते चले जाएं, ये आपके लिए बड़ा ही सहयोगी रहने वाला है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार रहेगा ये प्रैक्टिस सेशन। तो चलो 6 नंबर प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। 6 नंबर भी वही कथन आधारित प्रश्न है। 6 नंबर में जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के लिए केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 2 की शक्तियों को काम में लिया था। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपने के लिए केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 3 काम में लिया था। तीसरा कह रहा है कि बेरूबारी के लिए केंद्र सरकार ने 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनानी पड़ी थी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक सही है, केवल 3 नंबर वाला सही है, 2 और 3 दोनों सही है, या इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो आपको अब चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखो, दो दो हमें पता है किसी बाहरी एरिया को इंडिया में इंटर कराने के लिए, जोड़ने के लिए दो काम में आता है। 3 आपको पता, आंतरिक पुनर्गठन, देश के अंदर जो पहले से जो एरिया मौजूद है, जो स्टेट मौजूद हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको रीऑर्गेनाइज करना है, उनके क्षेत्रों को घटाना है, बढ़ाना है, जोड़ना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, किसी राज्य को समाप्त करना है, नया राज्य बनाना है। मतलब आंतरिक पुनर्गठन के लिए 3 काम में आता है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, ये जो बेरूबारी का जो एरिया था, ये जब हम पाकिस्तान को हमने दिया, तो हमने 368 में जो दी हुई जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसको हमने अपनाया था, और नौवां संविधान संशोधन किया था। 9वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बेरूबारी किसको सौंपा गया था? पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट, केवल 3, ये सही है। अब हम नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन, जो गंभीर जो अभ्यर्थी हैं, जो गंभीर कैंडिडेट हैं, जो तैयारी को सीरियसली लेते हैं, उनके लिए 7वां प्रश्न कुछ भी नहीं है। तो चलो करते हैं ट्राई। भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, या दोनों सही है, या न तो पहला न ही दूसरा? दोनों ही सही नहीं, कौन सा आना चाहिए? आप विचार करें, वीडियो को पॉज करें, एक बार सोच लें, विचार करें, मंथन करें, और फिर अपने दिमाग में तय कर लें कि कौन सा स्टेटमेंट सही आना चाहिए। चलो मैं डिस्कस करता हूं। भारत विनाशी राज्यों का, ये तो बात ठीक है कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का विनाश कर देता है भारत, और भारत में ये कौन करती है? संसद। लेकिन संघ, संघ का नाश नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य को खुद की अपनी इच्छा से संघ से, हमने देखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से यूनियन वर्ड को डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि यूनियन एक इस तरह का संघ है कि जिससे राज्य अपनी इच्छा से बाहर निकल नहीं सकते। संघ को, संघ का नाश नहीं किया जा सकता, संघ को खत्म नहीं किया जा सकता। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत, विनाशी संघ नहीं है। अमेरिका अविनाशी, हाँ बिल्कुल। अमेरिका का भी जो संघ है उसका नाश नहीं किया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां राज्य, वो राज्यों के समझौते से बना हुआ है, इसलिए वहां राज्यों की स्थिति भी अविनाशी है। कोई भी अगर नया राज्य बनाना हो तो भी वहां पर राज्यों की ही परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन अपने यहाँ अगर नया राज्य बनाना हो तो संसद जो चाहे वो कर सकती है, नया राज्य बना भी सकती है, बने हुए राज्य को खत्म भी कर सकती है। अपने यहाँ राज्यों का कुछ भी नहीं चलता, नए राज्यों के बनाने में कोई योगदान नहीं है।
लेकिन अमेरिका में क्या होता है, जब कोई नया राज्य बनाना होता है तो राज्यों की परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो वहाँ ऐसे नहीं है इस भारत की संसद की तरह आप जब चाहे तब राज्यों को नाश कर दो, उसको खत्म कर दो, बना बना, ऐसा नहीं। तो वहाँ अविनाशी राज्य हैं, राज्यों का नाश नहीं किया जा सकता। और अविनाशी संघ है। बाहर ये तो ठीक है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ आता है अविनाशी संघ। तो केवल दो, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ये थोड़ा सा जो मेरी क्लास से पढ़े हुए हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, एकदम केक की तरह है, कोई जोर आएगा नहीं इस वाले में। लेकिन जो बाकी जो तैयारी करने वाले हैं वो इसको थोड़ा सा सीरियसली सोच करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। मूल संविधान में देश में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी, कि जब 26 जनवरी 1950 को जो हमारे देश के सामने जो हमारा संविधान जब सामने आया, वो मूल संविधान था, तो उस समय हमारे देश में राज्य कितने हुआ करते थे। तो आपको टिक करना है 28, 29, 19, 20। तो आप एक बार, इतने में आंसर बता देता हूं, आप सोच लें एक बार। तो इसमें आएगा 29। कितना आएगा? 29। क्योंकि उसमें राज्यों की चार कैटेगरियां बनी हुई थी, ए बी सी डी। ए में 9, इसमें भी 9, सी में 10, और डी में आपको पता है एक अंडमान निकोबार, प्लस ये लिखा हुआ था कि जो भी अर्जित क्षेत्र होगा वो इसके डी में अर्जित क्षेत्र रखा जाएगा। इसमें ऐसा था, 9 इसमें थे, 9 इसमें थे, 10 इसमें थे, 9 9 9 18, 10 8 28, एक अंडमान निकोबार डी श्रेणी में था, अलग से एक ही था 29। और प्लस लिखा हुआ था डी में कि जो भी अर्जित क्षेत्र होंगे वो इसी में शामिल माने जाएंगे। तो 29। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों की चार श्रेणियां थी, ठीक है। इसमें से केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख था। इस चार श्रेणियां थी, और इन चार श्रेणियों के राज्यों में एक ऐसा भी था जो केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। मूल संविधान में अर्जित क्षेत्र वाली जो श्रेणी में लक्षद्वीप को रखा गया था। तो देखो, मूल संविधान में राज्यों की चार श्रेणियां थी, अभी बताया है, ठीक है। इसमें केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख था, बिल्कुल भी नहीं। आपको ध्यान रखना है, जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में केंद्र शासित प्रदेश है ही नहीं, संघ राज्य क्षेत्र शब्द है ही नहीं, मूल संविधान में केवल राज्य शब्द था। और इन राज्यों को भी चार अलग अलग डब्बों में बंद कर रखा था, यानी चार अलग अलग कैटेगरियां बना रखी थी, ए कैटेगरी के राज्य, बी कैटेगरी के, सी डी कैटेगरी, यानी थे ये सारे राज्य। तो केंद्र शासित प्रदेश वाली बात कि मूल संविधान में एक केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख था, गलत। मूल संविधान में अर्जित क्षेत्र वाली श्रेणी में जो डी डी श्रेणी के जो स्टेट थे उसमें आपको पता है एक तो अंडमान निकोबार नाम था, प्लस उसमें लिखा हुआ था अन्य अर्जित क्षेत्र। जो भी अर्जित क्षेत्र होंगे वो इस डी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो मूल संविधान में अर्जित क्षेत्र वाली श्रेणी में लक्षद्वीप नहीं था, नाम था अंडमान निकोबार, तो ये भी गलत। तो केवल एक, केवल पहला सही है। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में भी स्टेटमेंट है, एस के धर आयोग, ठीक है। एस के धर आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग पर विचार करने के लिए किया गया था। इसमें कुल 3 सदस्य थे, ये बात तो ठीक है, कुल 3 सदस्य थे, ठीक है। इस आयोग में पन्नालाल सदस्य नहीं था, पन्नालाल नाम का व्यक्ति इसका सदस्य नहीं था। आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया था। अब आपको सत्य कथन छांटना है, केवल 1 नंबर सत्य है, केवल 2 नंबर सत्य है, केवल 3 नंबर सत्य है, या फिर 2 और 3 दोनों ही सत्य हैं। कौन सा सत्य है वो आपको छांटना है। तो चलो देखते हैं। एस के धर आयोग का गठन केंद्र सरकार, आपको ये तो पता है कि धर आयोग बना था भाई। देश को आजादी मिलते ही देश के कोने कोने से आवाजें, खासतौर पर दक्षिण भारत से आवाजें आनी शुरू हो गई थी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आप करो। क्योंकि आप लोगों ने ही तो बोला था, आप लोगों ने कहा था, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब आप लोगों ने कहा था कि हम जैसे ही आजादी मिलेगी हमारी सत्ता आएगी हम तुरंत ये पुनर्गठन करेंगे भाषा के आधार पर। तो एस के धर आयोग का गठन हुआ था 17 जून 1948 को। लेकिन यहाँ पर देखो, आपको लग रहा होगा ठीक है सर, धर आयोग बना था भाषाई आधार पर, ये भी ठीक है, 3 सदस्य थे, ये भी ठीक। यहाँ गड़बड़ हो गई बस, ये देखने वाली बात, केंद्र सरकार ने नहीं बनाया था ये धर आयोग, ये संविधान सभा ने बनाया था।
इसलिए गलत हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं बस, यहीं पर तो अपन मार खा जाते हैं। एकदम ऐसे फ्लो में पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है सही है, धरा आयोग का गठन है, केंद्र सरकार ने किया था, भाषा के आधार पर राज्यों में पुनर्गठन की मांग पर विचार करने के लिए था, कुल 3 सदस्य, ये ठीक है ना, ये केंद्र सरकार नहीं थी, ये संविधान सभा ने बनाया था इसको। तो ये गलत हो गया। इस आयोग में पन्नालाल सदस्य नहीं था। इसमें एक तो धर साहब थे, एक थे JN लाल, जगत नारायण लाल, और एक थे साहब पन्ना लाल। तीनों थे ये आदमी, धर खुद अध्यक्ष थे, एक जगत नारायण लाल और एक पन्ना लाल। तो ये भी गलत हो गया, पन्ना लाल सदस्य नहीं था। ये कथन गलत हो गया। आयोग ने भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है, ये सही है, क्यों इसने मना कर दिया था कि नहीं, अब हालात ऐसे नहीं है कि आप पुनर्गठन करो भाषा के आधार पर नए नए राज्य बनाओ, ये वर्तमान स्थितियां इसके पक्ष में नहीं है। तो ये ठीक है। ऊपर वाले दो गलत हैं, तो केवल तीन सही है। केवल तीन सही है। अब देखते हैं फैजल अली। इसमें भी स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, फजल अली आयोग, ठीक है, की सिफारिश पर देश में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र नामक राज्य बनाया गया, ठीक है। पोटी श्री रामालू का संबंध आंध्र राज्य बनाने के आंदोलन से था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, वह जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए नेता थे, ये श्री रामालू जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए नेता थे। ये आपके तीन स्टेटमेंट है। अब आपको वही काम करना है। तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल पहले नंबर का स्टेटमेंट सही है, केवल 2 नंबर का स्टेटमेंट सही है, 2 और 3, पहला छोड़ दो, 2 और 3 ही सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं अपन इसका विश्लेषण अभी शुरू कर देते हैं। देखो, फजल अली आयोग की सिफारिश पर देश में सर्वप्रथम, ध्यान रखना है, सबसे पहले देश में आंध्र नाम से नया राज्य बना था। और ये आंध्र नाम से जो नया राज्य अस्तित्व में आया था, ये 1 अक्टूबर इसकी डेट ऑफ बर्थ थी, 1 अक्टूबर 1953। ये आंध्र राज्य की जन्म दिनांक है, यानी आंध्र राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आया था। बहुत पहले इसकी डिमांड शुरू हो गई थी, तगड़ा आंदोलन हुआ था। तो ध्यान रखना है। और जबकि दिसंबर में ये तो बन गया, 1 दिसंबर 1953 में जब ये बना, तो इसके फिर देश में हर एक हिस्से से ऐसी मांगे आने लग गई, ऐसे मतलब आवाजें उठने लग गई कि हमारे यहाँ भी पुनर्गठन करो, पुनर्गठन करो। तो सरकार ने सोचा ऐसे मतलब अब गोली नहीं दे सकती, अब तो क्या है, कोई आयोग बनाना पड़ेगा, और वो फिर उससे फिर अपन रिपोर्ट लेते हैं कि क्या लगता है, बनाना चाहिए आयोग, पुनर्गठन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दिसंबर 1953 में ये फजल अली आयोग सरकार बिठा देती है, दिसंबर 1953 में। तो ये ध्यान रखना, आंध्र तो इससे पहले ही बन गया है। तो ये कह रहा है फजल अली आयोग की सिफारिश पर देश में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर, आंध्र नहीं, आंध्र तो पहले ही बन गया था, उसके बाद में फजल अली आयोग आया था, ताकि जो और जो डिमांड्स उठ रही हैं उनके साथ क्या करना है। तो ये गलत है। पोटी श्रीरामालू का संबंध आंध्र राज्य के, बिल्कुल पोटी श्रीरामालू ही थी, जो मद्रास जो स्टेट था, उस मद्रास स्टेट में जो तेलुगु जो भाषी जो एरिया था, उसको वो कह रहे थे कि इसको अलग राज्य बनाओ, मद्रास से काट करके इसको अलग राज्य बनाओ। उसी के लिए तो ये आमरण अनशन इन्होंने कर दिया था, और फिर इनकी भूख हड़ताल की वजह से काफी लंबे समय तक ये भूख हड़ताल पर रहे थे। इन्होंने आमरण अनशन कर दिया था कि या तो मेरी डिमांड्स पूरी करो, वरना मेरी सांसें आमरण अनशन करते हुए रुक जाएंगी। और यही हुआ। श्री रामालू जिन्होंने आमरण अनशन पर वो बैठ गए थे आंध्र राज्य बनाने के लिए, और वो फिर लास्ट में काफी दिनों तक वो रहते हैं, और फिर उनकी मौत हो जाती है। उसकी वजह से फिर आंदोलन और तेज हो जाता है। तो श्री रामालू का संबंध आंध्र राज्य आंदोलन से ही था, ठीक है। जनसंघ पार्टी के नहीं थे, ये खुद कांग्रेसी पार्टी की थे। ये ध्यान रखना, जनसंघ का इनका जनसंघ से कोई लेना देना नहीं था, तो ये भी गलत है। तो केवल दो सही है। तो ये केवल दो सही है, ये कांग्रेस पार्टी के थे। राष्ट्रीय आंदोलन के समय कांग्रेस पार्टी ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का समर्थन किया था, ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, कांग्रेस ने अपने कोलकाता अधिवेशन में 1920 में राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन के प्रस्ताव को पास किया था, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, स्वतंत्रता पश्चात देश के दक्षिणी हिस्से में भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए जोरदार आंदोलन हुई। तो वही काम करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है 1, 2, 3 तीनों सही है, केवल 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, कौन कौन सा सही है, आपको सही स्टेटमेंट छांटना है।
तो देखो, पहला राष्ट्रीय आंदोलन के समय कांग्रेस पार्टी ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। ओके। कांग्रेस ने अपने कोलकाता अधिवेशन, यहां गड़बड़ हो गई, ये था नागपुर। 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, नागपुर में जो मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को रखा और पास किया। तो नागपुर अधिवेशन आएगा तो ये हो गया गलत, क्योंकि इसमें कोलकाता दे दिया। दक्षिणी हिस्से में सबसे पहले, दक्षिणी ईसाई तो था, मद्रास से जो आंध्र राज्य बनाने की मांग चल रही थी, सबसे पहले यहाँ उठा था। और अभी अपन ऊपर पढ़ के आए, पोटी श्री रामालू, जो इस आंदोलन के बहुत बड़े लीडर थे और जिनकी आमरण अनशन करते वक्त उनकी मौत हो गई थी। वो भूख हड़ताल पर थे, और फिर उनकी लंबे समय तक वो भूख हड़ताल पर रहे और फिर उनकी मौत हो गई थी। 58 दिन तक वो भूख हड़ताल पर रहे थे। तो 58 दिन तक वो भूख हड़ताल पर रहने के बाद में उनकी मौत हो गई, जिसके कारण से फिर सरकार दबाव में आ गई और उनको 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र नाम से एक नया राज्य बनाना पड़ा। तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, और पहला भी ठीक है, दूसरा गलत है। तो आपके इसमें कौन सा आ जाएगा? 1 और 3, केवल 1 और 3, ये इसका ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 13 की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग, आपको पता है फजल अली जो आयोग है, जो 1953 दिसंबर में बनाया गया था, उसी को हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इस आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953, ठीक है, आपको याद भी रखना चाहिए इसको, आगे एग्जाम्स में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आजकल तो बड़े देखो, प्रश्न ये हो रहा है कि बहुत हार्ड आने लग गए, ये आने लग गए, प्रश्न तो लगभग ठीक वैसे ही है, बस आजकल चीजें ऐसे बदल गई, प्रश्नों को पूछने का तरीका ढंग बदल गया। पहले 4 ऑप्शन सीधे आते थे, ABCD, छटनी करो, थोड़ा सा ऐसे आसान। अब हार्ड इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो चीज पूछी जा रही है ना, उसके बारे में 4 5 स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इसका मतलब आज के टाइम में अगर आप प्रश्न का सही आंसर तभी कर पाओगे जब वो जो टॉपिक है या वो जो चीज जिसके बारे में स्टेटमेंट, वो एकदम आपके क्रिस्टल क्लियर हो, क्या सही है क्या नहीं है। इस तरह के घुमा के ऐसे पूछेंगे, 2 और 3 सही हैं, 3 और 2 सही हैं, तो इस तरह के अगर स्टेटमेंट आधारित प्रश्न आप तभी कर सकते हो जो आपकी अच्छी समझ हो, तथ्य भी याद हो, फैक्ट भी याद हो, आंकड़े भी याद हो, और कंसेप्ट क्लियरिटी भी हो, तब जाकर के ऐसे प्रश्न हल होते हैं। वरना ऐसे प्रश्न हल करना बड़ा मुश्किल होता है। बस यही पैटर्न आजकल स्टूडेंट्स पर भारी पड़ रहा है। क्यों, पहले तो अपन सीधे ही 1 लाइन टाइप से याद कर लेते थे कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, इसका जन्म यहाँ हुआ, इसकी मृत्यु ये हुई, इसने ये किताबें लिखी। आजकल तो पूरा चाहिए कि इस व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित कथन है, बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं सही नहीं है। तो देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग है, अब मान लो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पूरा आ गया, अब पूरा क्लियर नहीं है तो आप तो फंस गए, गलत होगा फिर। इस आयोग का गठन ये इस तारीख को हुआ, बिल्कुल ठीक है। कुल 3 सदस्य थे, बिल्कुल ठीक है। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। पणिकर और हरदेनाथ कुंजरू इसके मेंबर थे, बिल्कुल ठीक है। इस आयोग ने भाषा पर जोर देते हुए केवल भाषा, बस यहाँ फंस गए अपन, केवल भाषा नहीं, इसने कहा भाषा को तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन भाषा के साथ साथ इसने लिखा था, भाषा के साथ साथ अपनी रिपोर्ट में, कि केवल भाषा को ही एकमात्र आधार नहीं बनाना है नए राज्य को बनाते वक्त। जब भी आप नए राज्य बनाएं तो उसमें भाषा को तो देखना ही है, लेकिन भाषा के साथ साथ आपको दूसरी चीजों को भी नोटिस करना है। वो दूसरी कौन हो सकती है? वित्तीय स्थिति देखनी है कि आप नया राज्य बनाने जा रहे हो, उसके पास संसाधन है कि नहीं है। देश की सुरक्षा को भी आपको ध्यान में रखना है कि कहीं कोई नया स्टेट बनाने से कोई देश की सुरक्षा को तो चिंताएं नहीं होने लग जाएंगी। मतलब देश की सुरक्षा हो गई, अखंडता हो गई, वित्तीय हो गया, प्रशासनिक कुशलता हो गई, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं नया स्टेट बनाते वक्त। आपको इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। केवल एकमात्र भाषा के आधार पर ही आप अन्य चीजों की अनदेखी करके केवल एक भाषा के आधार पर राज्य को नहीं बना सकते। अन्य चीजें भी ठीक हैं तभी बना सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला था। तो यहाँ केवल भाषा लिखते ही ये गलत हो गया। तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ऊपर वाले 3 सही हैं, 1 2 और 3 ये ठीक है। ऑपरेशन पोलो, ये तो आपको ध्यान ही है, ऑपरेशन पोलो एक गुप्त सैन्य अभियान था, क्योंकि इसको फिर सरकारी रिकॉर्ड में इसको नाम दिया था पुलिस एक्शन। तो एक गुप्त सैन्य अभियान था जो भारत सरकार ने किस रियासत का भारत के साथ एकीकरण करने के लिए किया था। यानी ऑपरेशन जो पोलो एक सैन्य अभियान चलाया था, गुप्त था। और ये सैन्य अभियान हमने
किस रियासत में यह अभियान हमने चलाया था, जिससे कि उस रियासत का भारत में एकीकरण हुआ था? वो थी हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में पोलो खेल के मैदान बहुत थे, इसलिए इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो का कनेक्शन किससे? हैदराबाद से। अब चलते हैं, ये फिर से समझ आधारित है, अगर आपका गहराई से पढ़ा हुआ तभी कर पाओगे। 35वां संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो 35वें संविधान संशोधन के बारे में सही है। इस संशोधन अधिनियम से सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि इस संशोधन अधिनियम से सिक्किम के भारतीय संसद के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का रास्ता खुल गया है, ये दूसरा है। तीसरा कह रहा है कि सिक्किम के ये प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे। वही है, ए स्टेटमेंट सही है, ए एंड बी सही है, सी सही है, या बी और सी सही है। आपको सत्य कथन छांटना है। तो आपको थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 1974 में 35वां संविधान संशोधन होता है और 36वां आता है 1975। तो 1974 से पूरी तरह से सिक्किम भारत का नहीं बना। 36वें से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो इसका मतलब इस संशोधन अधिनियम से सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, ये बात गलत है। 36वें से भारत का हिस्सा बना था। इस संशोधन से तो 35वें से तो ये एसोसिएट स्टेट बना था, किसका? भारतीय यूनियन का एसोसिएट स्टेट बना था। यानी कि हिंदी में बात करें, संलग्न राज्य बना था। भारत का ये क्या बना था? संलग्न राज्य, संबंध राज्य, मतलब भारत से जुड़ा था। भारत के अंदर एक स्टेट के रूप में या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल नहीं हुआ था, उसके अंदर शामिल नहीं हुआ था, भारत से वो केवल जुड़ा था, कनेक्ट हुआ था। तो ये गलत हो गया। ये कह रहा है भारत का हिस्सा, हिस्सा थोड़ी बना था। भारत का हिस्सा का मतलब जैसे राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, ऐसे हिस्सा थोड़ी बना था, केवल जुड़ा था, एसोसिएट हुआ था, जुड़ा था। इस संशोधन अधिनियम से सिक्किम के भारतीय संसद के दोनों, एक नहीं, दो दो। इस संशोधन अधिनियम से यह तय हुआ कि लोकसभा में भी सिक्किम से दो प्रतिनिधि भेजने शुरू हो जाएंगे, और दो प्रतिनिधि राज्यसभा में। तो ये भी गलत है। ये ठीक है कि सिक्किम जो भी प्रतिनिधि भेजेगा वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, बाकी उनको भारत के जो सांसदों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो उनको मिलेंगी, बाकी सारे अधिकार उनको मिलेंगे, वोट नहीं डाल सकते, ये ठीक है। तो केवल सी सही है, बाकी गलत है। सी ओके है। 16 जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर के स्टेटमेंट है। तो देखते हैं क्या क्या है जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर के स्टेटमेंट। पाकिस्तान के कबायलियों की तरफ से हुए हमले के समय, यानी जब पाकिस्तान की तरफ से जो कबायली, यानी एक्चुअल में पाकिस्तान की सेना ही थी जो कबायलियों की वेशभूषा में भारत में जो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी उस पर अटैक करती है। तो ये कह रहा है कि जिस समय पाकिस्तान की तरफ से जो कबायली अटैक हुआ था, उसमें राजा कौन थे? हरि सिंह। ठीक है। प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कश्मीर विवाद के समाधान के लिए 1 जनवरी 1948 को यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाया था। तीन स्टेटमेंट है, वही छटनी करनी है, कौन सा सत्य स्टेटमेंट है। आपको पता है उस टाइम जब पाकिस्तानी सेना ने अटैक किया था कबायलियों की वेश में, ताकि उनका नाम नहीं आए और ये आ जाए कि देखो हमारा कोई रोल नहीं है, तो ये तो उनका, उन्होंने एक्स्ट्रा ज्यादा दिमाग लगा लिया था। हालांकि सबको पता है कि राजा हरि सिंह थे। मेयरचंद महाजन प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल। इन्होंने दिल्ली भी भेजा था मेयरचंद महाजन को भारत से मदद लेने के लिए। जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो जाता है, ये फंस जाते हैं, तो वे मदद के लिए मेयरचंद महाजन को भेजते हैं। 1 जनवरी 1948, ये भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है। इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री मेयर चंद महाजन थे, ठीक है। और ये राजा हरि सिंह थे, और भारत ये इसको 1 जनवरी सुरक्षा परिषद में उठाया था, ये भी ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन, तीनों ठीक है। बी आ जाएगा इसमें। 17 जनवरी ये भी स्टेटमेंट है। 17 जनवरी 1948 को बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है। ये तभी कर पाओगे अगर आपने बहुत चीजों को गहराई से पढ़ा है, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने जो पर्सन है ना, बहुत क्वालिटेटिव पर्सन है, ऐसे नहीं है मतलब चलते फिरते ऐसे ही बना दिए रहे अपन टाइम पास कर रहे हैं, ये नहीं है। आपको अपनी तैयारी को अच्छे से जांचना परखना, तो इन पर्सनों की प्रैक्टिस अवश्य करें। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% यही पर्सन छप जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये आपको है ना, मतलब आपको खुद को एहसास करा देंगे कि अब अपने को और किस तरह से पढ़ना चाहिए। और हो भी सकता है इसमें से कोई चीजें, हो सकता है परीक्षा में भी आ जाएं। भाई हूबहू नहीं छपेंगी तो आएंगी तो इधर से ही, और कहाँ से आएंगी? सोचने वाली बात है, आएंगी इधर से ही, कोई लाइन आगे पीछे हो जाएगी, बस इतना फर्क होता है। तो देखो,
17 जनवरी 1948 को कश्मीर समस्या के समाधान के लिए यूएन ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने, की तरफ से यूएनसीआईपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी उन्होंने क्या कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उसके समाधान के लिए हम एक कमीशन बना रहे हैं, यूएनसीआईपी। तो क्या ये फैसला यूएन ने 17 जनवरी 1948 को किया था कि ऐसा हम एक कमीशन बना रहे हैं, कमीशन जाएगा, दोनों चीज़ों को, दोनों पक्षों से बात करेगा, फिर इसका कोई न कोई समाधान या इस समस्या को इन कोई हल ढूंढेगा, ऐसा, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 21 अप्रैल 1948 को यूएन ने इस जो कश्मीर विवाद था, कश्मीर की जो समस्या थी, इसका समाधान करने के लिए एक 3 चरण वाली योजना सुझाई थी। ये दूसरा स्टेटमेंट है। इस अब ये जो 3 चरण वाली योजना सुझाई थी, इस योजना के पहले चरण में भारत को अपनी सेना को कम करना था, और भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये तीसरा स्टेटमेंट है, बहुत ही धांसू प्रश्न है। आप इसको एक बार करके देखो। इस वीडियो को यहाँ एक बार आप पॉज करो और इस प्रश्न को करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपको और कितना गहराई से पढ़ने की जरूरत है। और या फिर आपने गहराई से पढ़ा है तो आप इजी गोइंग कर दोगे। ऐसा भी नहीं है कि पता नहीं सर, हो ही नहीं रहा है, ये भी नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तसल्ली से पढ़ा है, तो जो हमारे जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं हमसे, जो कंटिन्यू क्लासों में, उनको तो पूरा डिटेल से पढ़ा ही रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखें। तो सबसे देखो, 1 जनवरी 1948 को यह मामला गया यूएन में, यूएन के अंदर पहुंच गया। तो 17 जनवरी को, जस्ट 16 दिन बाद में, यूएन एक्टिव हो गया, और यूएन ने एक्टिव होके कहा कि हम ये पहला प्रयास था इस समस्या को समाधान करने की तरफ, यानी इस समस्या का हल ढूंढने के लिए ये पहला प्रयास था, यूएनसीआईपी बनाएंगे। ठीक है, हो गया, ये भी ठीक है। 21 अप्रैल 1948 को इन्होंने कहा एक 3 चरण वाली योजना, ये तो आपको एनसीईआरटी की जो 12th की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें साफ लिखा हुआ है, 21 अप्रैल 1948 को इस समस्या के समाधान के लिए यूएन ने एक योजना प्रस्तुत की थी। योजना का एक प्रस्ताव दिया था कि आप इस योजना पर काम कर सकते हो, समस्या को सोल्व कर सकते हो। तो 3 चरण वाली योजना, ये भी ठीक है। लेकिन ये गड़बड़ हो गया। ये 3 चरण में जो पहला चरण था वो पाकिस्तान को पूरा करना था, फिर भारत की बारी थी, और तीसरे में जनमत संग्रह होना था। तो पहला चरण का काम किसकी जिम्मेदारी थी? पाकिस्तान की। तो यहाँ हमने प्रश्न ये दिया हुआ है, पहले चरण में जिम्मेदारी भारत की थी? नहीं, भारत को सेनाएं दूसरे चरण में पूरी करनी थी, पहले पाकिस्तान को अपनी सेनाएं हटानी थी। तो ये गलत है। तो केवल एक और दो, दोनों स्टेटमेंट सही। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से स्टेटमेंट है, जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने, आपको पता है 1951 में संविधान सभा बैठेगी और 1957 तक ये काम करेगी, और उसके बाद में संविधान सभा समाप्त हो जाएगी। तो जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने 17 नवंबर 1957 को अपना नया संविधान स्वीकार किया। ये भी वही है, तथ्यात्मक है, याद है तो कर दोगे। इस संविधान सभा ने कश्मीर के भारत में विलय को फरवरी 1954 को अनुमोदित किया था। दो स्टेटमेंट है, आपको छटनी करनी है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 17 नवंबर 1957 को कश्मीर की जो संविधान सभा थी, उन्होंने अपना संविधान बना करके इसको स्वीकार कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था कि यही हमारा अब आगे से संविधान रहेगा। वो तारीख थी 17 नवंबर 1957 को। जो भारत में जो कश्मीर का जो विलय हुआ था, विलय पत्र पर साइन करके राजा हरि सिंह ने साइन किए थे 26 अक्टूबर 1947 को, और उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे 27 अक्टूबर को उसको एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। इस तरह से फिर उसका विलय हो गया था। उस विलय को भी मंजूरी मिल गई थी, उसका अनुमोदन कर दिया था, उसको अप्रूव्ड करने का काम किया था फरवरी 1954 में वहां की संविधान सभा ने। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें एक और दो दोनों आ जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। ये आते हैं कि अलग अलग एरियाज में जो नए राज्यों को बनाने की जो डिमांड्स उठ रही हैं, उस पर आधारित प्रश्न है। आप ध्यान से सुने, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं और कहीं गलत ना हो जाए। हरित प्रदेश के रूप में नए राज्य की मांग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से उठ रही है। तो यहाँ पर ये पश्चिमी, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पर आकर के आपको सोचना है कि क्या पश्चिम से ही उठ रही है, कि पूर्व से उठ रही है, कि उत्तर पश्चिम से उठ रही है, कहाँ से। मिथिलांचल नाम से एक नया राज्य बनाने की मांग का संबंध बिहार राज्य से है। रजाकार जो स्वयंसेवी सांप्रदायिक किस्म के सैनिक थे, उनका संबंध हैदराबाद से था। तीन स्टेटमेंट है, इनमें से आपको सत्य स्टेटमेंट की छटनी करनी है। तो चलो देखते हैं।
हरित प्रदेश के रूप में नए राज्य की मांग उत्तर प्रदेश के पश्चिम से उठ रही है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो हरित क्रांति का प्रभाव पश्चिम में ही था। तो पश्चिम में ही सबसे ज्यादा हरियाली आई थी, पश्चिम में सबसे ज्यादा फसलों का उत्पादन हुआ था। पश्चिम ही हरित क्रांति से हरा भरा हुआ था। यहाँ खाद्यान्न उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था, दूसरी फसलों को उगाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ था। यानी खेती बाड़ी की जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी हरित क्रांति में, या तो आपका पंजाब या हरियाणा या फिर ये आपका पश्चिमी यूपी, यहीं पर सबसे ज्यादा उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा था। तो पश्चिमी यूपी ये ठीक है। मिथिलांचल बिहार से ही है ये मांग, ठीक है। रजाकार आपको पता है कहाँ के थे, हैदराबाद की थे, स्वयंसेवी सैनिक थे। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं 20 की ओर। 20 काफी एकदम तथ्यात्मक है, एकदम अगर आपके अंगुलियों के छोरों पर अगर याद है ना तो ये कर पाओगे, वरना नहीं हो सकता। 20 क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है, नागालैंड का संबंध अनुच्छेद 371 ए से है, ठीक है। सिक्किम का संबंध 371 एफ से है। अरुणाचल प्रदेश का संबंध 371 जी से है। कर्नाटक का संबंध 371 जे से है। अब देख लो सत्य कथन कौन सा है। तो नागालैंड का संबंध 371 ए से है, ये तो याद ही कर लेना, गांठ बांध लेना, ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। 371 ए में नागालैंड के बारे में बात की गई है। सिक्किम की 371 एफ में बात की गई है, ये भी ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का संबंध 371 जी, ये गलत है, 371 एच में है अरुणाचल प्रदेश। कर्नाटका ठीक है, ये जे में ही है। कर्नाटका किस में आता है, जे में। तो ये भी ठीक है, तो ये गलत है। तो एक दो और चार, एक दो और चार, ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 21 को देखते हैं, निम्नांकित में से किस राज्य का नाम 24 जनवरी 1950 के पूर्व संयुक्त प्रांत हुआ करता था। 24 जनवरी को उसका नाम पलट दिया गया था। तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत ही था। अब नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है कि जो चंद्रनगर था उसका विलय किस राज्य में किया गया। चंद्रनगर का जो विलेज, भाई चंद्रनगर तो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, हमने इसको जब अपने नियंत्रण में लिया तो भारत में इसको किस राज्य में लाया। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, यह था पश्चिमी बंगाल। 23 नंबर, 1956 की ये भी स्टेटमेंट है, 1956 के पुनर्गठन से देश में 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। ये आपको विचार करना है, ठीक है क्या। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने मात्र 3 ही केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। 1956 के पुनर्गठन से बने केंद्र शासित प्रदेशों में मणिपुर व त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इसमें से आपको सत्य कथन छांटना है। तो पहला कि 1956 के पुनर्गठन से देश में 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे, बिल्कुल सही। 6 आए थे, 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित, ठीक है। और क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन ने मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल। राज्य पुनर्गठन ने कहा था कि 16 तो राज्य बना दो और 3 बना दो केंद्र शासित, कहा यह था 16। पुनर्गठन करके कितने राज्य बनाओ, 16। और कितने केंद्र शासित, 3। जबकि सरकार ने क्या पूरी इनकी जो इन्होंने जो बोला था, इन्होंने जो सिफारिश की थी सारी की सारी मान ली थी कि नहीं। सरकार ने बनाई 14, इन्होंने कहा था 16 बनाओ, तो 16 से हो गए 14। इन्होंने कहा 3 बनाओ, बोले डबल बनाएंगे 6। तो 14 तो बनाए राज्य, 6 बनाए केंद्र शासित, कहा कितना था 16, और 3 का बोला हुआ था। तो ठीक है, जबकि राज्य पुनर्गठन ने मात्र 3 केंद्र शासित, ठीक है, ये भी ठीक है। 1956 के पुनर्गठन से बने केंद्र शासित प्रदेशों में मणिपुर और त्रिपुरा बिल्कुल थे। मणिपुर था, त्रिपुरा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, दिल्ली था, लक्षद्वीप मिनी का जिसको आजकल हम लक्षद्वीप कहते हैं वो था, एक हिमाचल प्रदेश भी था। तो जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें ये नाम थे। तो ये भी था। तो इसमें आपके तीनों स्टेटमेंट ठीक है, सारे सही है। अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र से किस राज्य को बनाने की मांग उठ रही है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कौशल नामक नए राज्य की मांग का संबंध केवल उड़ीसा से है। केवल लगते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, अच्छा अच्छा हमें सोचना पड़ेगा, केवल लगा हुआ तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। टुल्लू नाडु नाम से नया राज्य बनाने की मांग कर्नाटक और केरल दोनों जगह से उठ रही है, ये भी ठीक है। पुदुचेरी से कराईकल नाम का एक नया राज्य बनाने की मांग उठ रही है, वही सत्य कथन छांटना आपको। तो देखो कौशल नामक जो नया राज्य बनाने की मांग का संबंध केवल उड़ीसा से नहीं है,
ये लोग कह रहे हैं उड़ीसा का कुछ हिस्सा ले लो और कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा। तो इसमें कौशल राज्य बनाने में छत्तीसगढ़ का भी कुछ एरिया शामिल करने की बात है, कि इन दोनों स्टेटों से थोड़ा थोड़ा एरिया लेकर के हम कौशल नामक नया राज्य बनाएंगे। तो केवल उड़ीसा का ही इसमें हिस्सा शामिल नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का भी होगा, तो केवल लगते ही गलत। तुलुनाडु, हाँ ये ठीक है, इसमें कर्नाटक और केरल इन दोनों स्टेटों के ही कुछ एरियाज लेकर के तुलुनाडु नाम से राज्य बनाने की मांग है, ये ठीक है, ये सही है। पुदुचेरी से भी कराईकल नाम का एक नया नया राज्य नहीं, नया यूटीज, मतलब नया केंद्र, यहाँ देखो नया राज्य नहीं, नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, यानी कराईकल को कराईकल को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। तो ये भी गलत हो गया, या नया राज्य लिख दिया, नया केंद्र शासित होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? केवल दो, केवल दूसरा। अब देखते हैं 24। 24 कह रहा है कि सन 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है, कर दिया गया था, ये तो पता है। उड़ीसा का नाम 2011 में ओडिशा कर दिया गया, ये भी ठीक है। सन 1996 में, ये मुंबई है, मुंबई का नाम मुंबई कर दिया गया। ये तीन स्टेटमेंट है, आपको सत्य स्टेटमेंट छांटना है। तो 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट। ओडिशा नाम 2011 में हुआ, करेक्ट। बम्बई का नाम 96 में मुंबई कर दिया गया, करेक्ट। तो तीनों ही करेक्ट है। अब अपने इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ आधारित है। किसी राज्य की राजधानी के नाम को बदलने की शक्ति केवल राज्य की विधानमंडल के पास होती है। केवल आ गया तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, रुकना है, ठहरना है, सोचना है, समझना है, फिर करना है। राज्य की राजधानी का नाम बदलने के लिए सर्वप्रथम राज्य की विधानमंडल को एक प्रस्ताव पास करना होता है। इस प्रस्ताव का अनुमोदन ये अनिवार्य होता है। तो आपको सोचना है इसमें क्या आना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि राज्य की राजधानी के नाम को बदलने की या राज्य की राजधानी का स्थान बदलने की शक्ति केवल राज्य की विधानमंडल के ही पास है, ये सही है। ये गलत है, ये सब ऐसे ही दिया हुआ है, वो प्रस्ताव करेगा, ये नहीं है। केवल राज्य की राजधानी का नाम बदलना हो या राजधानी बदलनी हो तो ये काम केवल राज्य का है, राज्य का विधानमंडल करेगा। केंद्र को केवल वो सूचना देता है कि भाई देखो, पहले तक ये हुआ करती थी हमारी राजधानी, आजकल ये हो गई है, पहले इसका नाम ये हुआ करता था, आजकल ये हो गया है। बस सूचना देता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है। तो इसमें पहला, केवल पहला सत्य है। तो ये अपने कुल 25% थे जो प्रैक्टिस के लिए हमने रखे थे। आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप जरूर से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं उन तक इनको पहुंचाएं। अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल से आप जुड़ें। इसी तरह की आप अन्य क्लासेस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको जो इसका पार्ट फेस्ट है, संविधान का पार्ट फेस्ट, वो यूट्यूब चैनल पर हमारे जो एक पूरी प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में क्रम से वो सारी के सारे क्लासेस के वीडियो डाले हुए हैं। तो आप उन चीज़ों को अगर क्रम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो पूरा का पूरा जो पार्ट फेस्ट है वो हमने पूरा कवर किया है। और हम, हमारा पूरा प्लान भी है कि पूरी की पूरी जो पॉलिटी है उसको पूरा एकदम तसल्ली के साथ, पूरा एकदम समझ के साथ, गहराई से, ऐसे नहीं खाना पूर्ति वाली पढ़ाई, पूरा गहराई के साथ, बिल्कुल आधार से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक का हम आपको बिल्कुल फ्री में ये सारा का सारा कोर्स कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो वीडियो आपको पसंद आते हैं उन पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें।